हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि स्टडी IQ और हम लोगों ने एक प्लान बनाया था कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जीएस के सभी मेंस के क्वेश्चंस का डिस्कस किया जाए और साथ के साथ प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस का डिस्कस किया जाए। तो उस सीरीज में आप लोग अब इस समय काफ़ी क्लासेस आप देख रहे हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं। तो इस सीरीज में, मुख्य परीक्षा की सीरीज में, आप लोगों को पता है कि मैंने 2 क्लास आप लोगों को साथ डिस्कस की हैं, इनमें क्लास 1 और क्लास 2 को। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के जीएस मुख्य परीक्षा के 3 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 वर्षों के, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को ये ट्रेंड पता चल सके कि स्टडी IQ का इस क्लास के डिस्कशन से यूपीएससी का ट्रेंड प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है ना? क्योंकि बिना डिस्कशन के आप यूपीएससी के ट्रेंड को आसानी से नहीं पकड़ सकते। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और यही वजह है कि हमने इस क्वेश्चंस को केवल आपको यूट्यूब पर या कहीं पर ऐसे प्रोवाइड नहीं करा दिया कि टेलीग्राम पर या ऐसे प्रोवाइड करा दिया हो, नहीं, बाकायदा सॉल्व करके आपको बता रहे हैं कि कैसे यूपीएससी की डिमांड क्या है और इसमें हमें क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, अप्रोच क्या होती है, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को विजयदशमी यानी कि दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्टडी IQ-IAS प्रतिज्ञा 2026। आज हम लोग अपने विजयदशमी का एक संकल्प लेते हैं यूपीएससी IAS की सफलता को हासिल करने का। ठीक है ना? हम चाहते हैं कि आप प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक पूरे हर स्टेज पर प्रॉपर तरीके से सफलता हासिल करें और आपकी इस विजय यात्रा में हिंदी के छात्रों के लिए हम एक बैच आपके लिए चला रहे हैं, यूपीएससी प्रतिज्ञा बैच 2026, और जिसमें एडमिशन की लास्ट डेट 15 तारीख है। तो इस बैच को आप मेरे साथ मेरी गाइडेंस में ज्वाइन कर सकते हैं MK लाइव कोड के साथ में, और इसकी फीस होगी 67,000 से घटा करके 29,999 रुपए। तो जल्दी से इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी वो ये है कि आपके 4 स्टेज में पूरी तैयारी करवाई जाएगी सिस्टेमेटिक तरीके से। पहले फाउंडेशन, प्री कम मींस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, साथ के साथ आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्लासेस और टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है। इसी को हम कहते हैं सक्सेस इन प्रीलिम्स। ठीक है ना? दूसरा, मेंस परीक्षा के लिए हम मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें आपको प्री पास करने पर दिल्ली सेंटर पर हम लोग बुलाते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों की पूरी तैयारी कराई जाती है 4 महीने, जिसमें रहने, खाने, पीने से लेकर के हर चीज़ का खर्चा संस्थान खुद वहन करता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस केवल प्री पास करना है। और साथ के साथ इसमें टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग और सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आपको कहीं 1 रुपया खर्च नहीं करना है। ठीक है ना? और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये आपका सब रहेगा ही रहेगा। ठीक, इसके साथ में आपको एक मिलेगी सिलेक्शन किट। सिलेक्शन किट मिलती है, इसमें लगभग 20 से ज़्यादा आपको बुक्स और इंपॉर्टेंट आइटम्स आपको सब प्रोवाइड कराए जाते हैं, यानी कि इतनी अच्छी किताबों का कंपाइलेशन आपको इसके साथ मिल जाता है। आपको बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ के साथ आपको प्री पास करने पर आपकी फीस रिफंड का ऑप्शन भी है। आप प्री पास करेंगे, आपकी पूरी फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। यही प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा प्लस का मतलब है आपको 11,000 रुपए प्रति सप्ताह जीतने का मौका मिलेगा। 11,000 रुपए। टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट करेंगे, टेस्ट सीरीज तो आपको प्रोवाइड कराई है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आप अच्छी परफॉर्मेंस लेकर के आते हैं तो 11,000 रुपए हर सप्ताह आप लोगों को जीतने का मौका मिलेगा। तो आप खुद सोचिएगा कितने सारे बेनिफिट हैं इसमें। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आप लेके अवेलेबल हैं। तो जल्दी से अपना बैच ज्वाइन करिए, तैयारी कीजिए और 2026 को टारगेट कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। चलिए, इसमें आज का जो प्रश्न है वो ये है कि भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से
स्वतंत्रता तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक परीक्षण किसका? पहले तो इसको हमको समझना यही है कि प्रश्न की मांग क्या है, प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न की मांग क्या है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो जी पूछी गई है कि 18वीं शताब्दी यानी कि 1750 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? आर्थिक नीति की, ठीक है ना। और उसका क्या करना है? समालोचनात्मक परीक्षण, यानी कि आलोचनात्मक परीक्षण तो करना ही करना है, साथ के साथ समान आलोचना, यानी कि आलोचना के दोनों पहलू, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायमेंशन को लेते हुए चलना है आपको। खाली उनकी नीतियां नहीं बतानी है, बल्कि नीतियों के पक्ष और विपक्ष दोनों को आपको लेकर के चलना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, समालोचना, यही होते हैं टैलेंडर वर्ड्स। मक परीक्षण, ये आपको करना है। और उसमें भी खास बात यह है, ये भी हमको ध्यान देना है, मात्र 150 शब्दों में यह प्रश्न पूछा गया है, यानी 150 शब्दों में आपको सारी बात कहनी है। अब आप खुद सोचिएगा। तो हमें ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमें प्रश्न पढ़ने, प्रश्न की मांग को समझने की एक सुविधा हमको मिलती है। और इसमें मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे तरीके से समझिए। क्योंकि जितने क्वेश्चंस को आप समझेंगे, जितने क्वेश्चंस को दिमाग में एनालाइज करेंगे, सारी चीजें करेंगे, उतना तेज आपका दिमाग आगे बढ़ता चला जाएगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो वही कंसेप्ट है। तो अब आपको समझ में आ गया 3 से 4 चीजें। इतने पीरियड से लेकर के इतने पीरियड के बीच में ये रहा आर्थिक नीति। अब बात आती है, आर्थिक नीति कौन सी? लोग यही नहीं समझ पाएंगे। कौन सी आर्थिक नीति? भू राजस्व नीति, कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति, या औद्योगिकरण की नीति, या धन के निष्कासन की नीति, या रेलवे की नीति? ये सारी की सारी आर्थिक नीतियां हैं। बात यहां पर आती है कि वो कौन सी नीति है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जीएस के लेवल पर आपको नहीं पढ़ाई जा सकती हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती इतिहास ले लीजिए। मैं बार बार ये जरूर कहता रहा हूं कि जीएस के क्वेश्चंस का लेवल ऑप्शनल से ऊपर ही आता है। ये मैं बार बार कहता रहा हूं। अब आपकी इच्छा है, क्या आप करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आर्थिक नीतियों का मतलब आप यहां समझ लीजिए। यहां जो मतलब है वो दोस्तों मतलब है इनकी औपनिवेशिक नीति। औपनिवेशिक नीति ये रही। भारत को उपनिवेश बनाने की नीति, ये इसका कंसेप्ट है। तो अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं, आराम से देखने समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम बात करें तो यहां पर भूमिका में क्या होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसका एक ही उद्देश्य था, क्योंकि वो कंपनी थी, उसको अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। तो सबसे पहले तो मुनाफा कमाने के लिए उसने अपने और भारत के व्यापारियों को व्यापार से बाहर निकालने की कोशिश की, यानी कि एकाधिकार करने की कोशिश की, ठीक है ना। और उसके बाद भारत से और अधिक लाभ कमाने के लिए भारत से ही निवेश निकालने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? निवेश निकालने की। बोले कि ये क्या होता है? यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले अपने देश से पैसा लाती थी और भारत से उस पैसे से सामान खरीदती थी और ले जा करके यूरोप में बेचती थी, दुगने, तिगुने, 4 गुने, 5 गुने, 10 गुने रेट पर।
जो प्रॉफिट होता था वही उसका सब कुछ था। इसमें फायदा किसको था? इसमें फायदा था भारत को, क्योंकि भारत का माल बिक रहा था, बदले में सोना चांदी मिल रहा था। बाद में जाकर के ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटेन की शासन प्रणाली और यूरोप के अन्य देशों की सरकारें भी चिंतित होने लगी कि यार हमें यह नहीं करना है। विशेषकर इंग्लैंड के शासक और वहां की कंपनी ने, कि हमें अपना पैसा यहां से नहीं लेके जाना है। हमें यह करना है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहीं से उस पैसे को निकाला जाए, उसी पैसे से सामान खरीदा जाए और सामान खरीद करके फिर हम लेकर के आ जाए, हमें यहां से ले जाना ना पड़े, यानी इंग्लैंड से लाना ना पड़े। तो यह है, उसी के लिए उन्होंने अपनी नीति को बदला था। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था वो अपने आर्थिक हितों यानी कि मुनाफे को बढ़ावा देना चाहते थे और अपना लाभ अधिकतम करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भारत से ही निवेश निकालने की कोशिश की थी। इसलिए भूमिका में अब क्या आएगा? देखिए, इतनी गहराई से जाकर के जब आप समझेंगे तब अच्छा सा आंसर आप लिख सकते हैं। मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री में हल्के फुल्के लेवल से लिखने से, क्वेश्चन के आंसर लिखने से मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। और यही वजह है कि जीएस पर स्टूडेंट ने ध्यान देना कम कर दिया और मार्क्स कहां आना शुरू हो गए? टॉपर्स के भी 40% नंबर नहीं आ रहे, इसी वजह से। ध्यान रखना, जबकि इतिहास बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस उसकी सही जानकारी तो हो, नंबर तो यूं बूम करके आएंगे। तो भूमिका क्या होगी? यहां पर भूमिका में आप साफ साफ लिख सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आर्थिक हितों, अपने आर्थिक हितों व मुनाफा को अधिकतम करने के लिए, अधिकतम करने के लिए समय समय पर अनेक समय समय पर नीतियां लागू करती रही। उसमें उसने एकाधिकार करने का प्रयास किया, एकाधिकार का प्रयास किया, ठीक है ना? एकाधिकार का प्रयास किया जिससे उसने यूरोपीय कंपनियों को बाहर निकाला, कंपनियों को बाहर कर दिया, बाहर किया, ठीक है ना? इसके पश्चात उसने 1757 के बाद भारत से ही निवेश अर्जित करने की नीति अपनाई 1757 के बाद से ही, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद से निवेश अर्जित करने की नीति अपनाई, जिससे उन्हें अपने देश से धन ना लाना पड़े, ठीक है ना? इसी क्रम में 1947 तक अलग अलग नीतियां लागू की, जिन्हें औपनिवेशिक नीति के चरण कहते हैं। औपनिवेशिक नीति के चरण कहते हैं।
कहते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से चरण हैं? जो कि ये रहे, औपनिवेशिक नीति के चरण कहते हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया, वो इसलिए कि जिस आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें, अच्छे तरीके से समझने के लिए। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। अब बात आते हैं इसके मुख्य भाग को लेकर के, कि मुख्य भाग में क्या बात आएगी। मुख्य भाग, मुख्य भाग में देखिए 3 चीजें मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं लिखा भी दूंगा, समझा भी दूंगा, समझ लीजिएगा। मुख्य भाग में इसकी 3 नीतियां हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। एक 1757 से पूर्व की नीति है, पूर्व है, ठीक। एक 1757 से लेकर के 1813 का चरण है, इसे हम कहते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहते हैं। दूसरा है आपका 1813 से लेकर के 57 तक, जिसे हम कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहते हैं। और तीसरा है आपका 1857 से लेकर के 1947 तक, जिसे हम कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद का चरण। सही मायने में ये 3 चरण हैं जो 1757 के बाद विकसित हुए। अब इसमें कंपनी क्या करती थी? देखिए 1757 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ लीजिएगा, भारत आती थी, भारत आती थी और धन लाती थी, धन लेकर के भारत आती थी और यहां से माल खरीद करके लेके जाती थी, माल ले जाती थी। और इसका लाभ किसको मिलता था? कंपनी, भारत को, क्योंकि भारत का माल बिक रहा है, सोना चांदी मिल रहा है। यह इसका कंसेप्ट था। लेकिन जब इस चीज को कंपनी ने देख लिया तो उसके बाद उन्होंने अपनी नीति बदली कि यार इससे तो भारत को फायदा हो रहा है, हमको उतना फायदा ही नहीं मिल रहा। हम मेहनत करते हैं, फायदा इंडिया को हो रहा है, बोले उसको भी ले लो जो भारत को फायदा हो रहा है। तो उन्होंने इसके बाद अपनी नीति को बदल दिया और यहां पर अब कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। इसके बाद से उन्होंने जो प्लान किया, भारत आती है लेकिन लाती कुछ नहीं है, यानी कोई धन नहीं लाना है, भारत से ही धन लेना है। ये रहा। अब वो धन कैसे लेंगे? चाहे तो राजस्व से लें, चाहे वो लूट करके लें, और चाहे वो अन्य तरीके से लें, कैसे भी लें, किसी भी तरीके से, चाहे उपहार लें, लूटें, राजस्व लें, कुछ भी करें, वो आपसे पैसा लेंगे और उस पैसे से ही माल खरीद करके लेके जाएंगे, माल लेकर के जाएंगे। इसलिए इस पीरियड में आप देखते होंगे कि इस पीरियड में ब्रिटिश कंपनी ने भू राजस्व नीति की शुरुआत की, भू राजस्व नीति की शुरुआत की। यहीं पर उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता, उपहार लिए, लूटा बंगाल को, बक्सर का युद्ध किया, इलाहाबाद की संधि की और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी का अधिकार ले लिया, यानी कर वसूलने का अधिकार ले लिया इसी पीरियड में उन्होंने मैसूर को हराया, मैसूर को कब्जा कर लिया, सहायक संधि के माध्यम से सारी चीजें कर ली, पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसी पीरियड में उन्होंने मराठों को हराया, मराठों पर कब्जा कर लिया। इसी पीरियड में 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, अवध पर कब्जा कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यानी कि इस पीरियड में उन्होंने पूरे के पूरे संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कंट्रोल कर लिया। मतलब अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं मिलाया अलग मैटर है, कुछ मिलाया कुछ नहीं मिलाया, लेकिन कंट्रोल कर लिया। और यहां से वो एक ही काम कर रहे थे, इससे भू राजस्व वसूलो, लूटो और अन्य तरीके से पैसा निकालो, उससे माल खरीदो, माल खरीद करके लेके जाओ। यहां से लाना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लाना। यह था वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। और जब इस पैसे से इंग्लैंड में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया तो वहां पर औद्योगिक क्रांति हो गई। तो जो औद्योगिक क्रांति का जो चरण है, यह औद्योगिक क्रांति की वजह से है। किसकी वजह से है?
औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति हो गई तो वहां बहुत सारी कंपनियां खड़ी हो गई, बहुत सारे उद्योग खड़े हो गए। अब उनको अपना माल बेचने के लिए बाजार चाहिए और कच्चे माल के लिए भी उनको स्रोत चाहिए। तो भारत पर अकेले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, इसलिए उन्होंने उन सभी कंपनियों ने मिलकर के ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि भाई हमको भी कुछ करने का मौका दो, हमारा माल कहीं बिक नहीं रहा, बताओ क्या करें, भारत में बेचने दो ना। बोले भारत से तो ऑलरेडी आता है, तो वो कब्जा कर लेते हैं ना उस पर, पूरा कब्जा करके उनका माल बंद करा देंगे और खुद अपना माल बेचेंगे। तो यहां पर इसलिए औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहते हैं, क्योंकि वहां पर उद्योगपतियों ने इस चीज को शुरू किया। तो सोचिए, औद्योगिक क्रांति के लिए, किसके लिए? औद्योगिक क्रांति के लिए। और यहां पर भारत से निवेश निकालने के लिए, भारत से निवेश निकालने के लिए, और यहां पर औद्योगिक क्रांति की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पीरियड में 1813 का चार्टर एक्ट लागू किया गया। और उससे क्या किया गया? भारत का मुक्त व्यापार की नीति को लागू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इस पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस अन्य कंपनियां इंडिया में आती हैं, लेकिन क्या लाती हैं? अपना माल लाती हैं, बना हुआ माल लाती हैं यहां पर, ठीक है ना। और यहां से 2 पैसा लेती हैं, 2 बार पैसा, दुगना पैसा। बोले कौन सा? एक तो माल की बिक्री का, ये बिक्री का पैसा है, और ये आपके राजस्व और लूट का है, और लूट का जो यहां से चला आ रहा था वो। और इन सारी चीजों से अब यहां से क्या जाता है? यहां से जाता है कच्चा माल, कच्चा माल जाता है और पैसा जाता है, यानी कि धन। ये रहा, यानी कि यहां पर आपके पैसे की उगाई डबल हो गई। अब इस पीरियड में उन्होंने क्या किया? इस पीरियड पर करने के लिए ध्यान दीजिएगा, उन्होंने यहां पर जो किया है इस पीरियड में, उन्होंने आपका परिवहन का विकास किया, उन्होंने संचार का विकास किया, उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण किया, यानी सभी राज्यों को जीत लिया। डलहौजी की विलय नीति, इन राज्यों को विलय कर लो भाई, अपनी मनमानी से चाहे ऐसा कुछ भी करो। और क्या किया उन्होंने? इस पीरियड में उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति लागू की, मुक्त व्यापार की नीति कि इंग्लैंड का माल बिल्कुल बिना टैक्स के यहां पर आ जाना चाहिए, और यहां का माल पूरे टैक्स में यहां से जाना चाहिए, तो यहां का माल नहीं बिकना चाहिए। तो यहां के माल पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, 4 गुना ज्यादा टैक्स, लागत का 4 गुना, 400% टैक्स लगा दिया। और वहां से आने वाला माल बिल्कुल 0 स्तर पर। और इसी पीरियड में उन्होंने और क्या क्या किया? इस पीरियड में उन्होंने, सोचिएगा, कृषि का वाणिज्यीकरण किया, वाणिज्यिक फसलों के लिए। और क्या किया? विऔद्योगीकरण किया, भारत के उद्योग धंधों को नष्ट किया, विऔद्योगीकरण। अब आपको लग रहा होगा सर 150 शब्दों में क्या क्या लिखेंगे? बस यही तो चीज है, जब तक सारा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक 150 शब्दों में लिखने के लिए आपके पास शब्द ही नहीं बचेंगे। तो ये इस तरीके से भारत को लूटा गया, और यहीं से धन का निष्कासन यहां से शुरू हो गया, और पूरी तरीके से धन का निष्कासन शुरू हो गया। तो सोचिए, इसी पीरियड में परिवहन, संचार, परिवहन, सारी चीजें, रोड, रेल सब बनाई गई, टेलीग्राफ लाइन बनाई गई, यहीं पर आपका राज्यों का विलय किया गया, यहीं पर कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया गया, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। ये सारी चीजें इस पीरियड में हुई, और यहां से पैसा भी जा रहा है, माल भी जा रहा है, अब दोनों जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत का शासन अब किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश सरकार के हाथ में इनडायरेक्टली। और जब इसको लूटा गया तो भारत के लोगों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के बाद में फिर ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रति नीति बदल दी, ठीक है ना। और नीति बदल दी, अब वो चाहते थे कि भारत का उपयोग किया जाए ज्यादा से ज्यादा।
तो यहां पर वित्तीय पूंजीवाद, क्योंकि यहां से अब जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, अब उन उद्योगपतियों के पास इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है। मशीनें उनके यहाँ चल रही थी, औद्योगिक क्रांति की मशीनें चल रही थी, मशीनें पुरानी हो गई, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, नई टेक्नोलॉजी उनके यहाँ आ चुकी है। अब इस पैसे का कोई पूंजीपति क्या करेगा? आपके पास अरबों खरबों रुपया हो जाए तो क्या करोगे? कितनी इंडस्ट्री खोलोगे? उसकी भी लिमिट है ना। उसके बाद भी खूब पैसा आ जाए तो एक काम करते हैं, अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी और पैसा किसी को उधार देते हैं या अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को बेच देते हैं। तो वित्तीय पूंजीवाद में यहां पर क्या होता है? अब यहीं पर सोचिएगा, यहां पर अब कंपनियां आती हैं, यह ध्यान रखना, यहां पर अब कंपनियां आती हैं। कंपनियां अब धन लेकर के आ रही हैं, मशीन ला रही हैं, ठीक है ना, मशीन ला रही हैं, साथ के साथ माल भी ला रही हैं। माल तो जो पहले आ रहा था वो तो आएगा ही आएगा, अब धन भी उधार दे रही है, बैंक खोल रही हैं आपके यहाँ, शेयर बाजार खोल रही हैं, मशीन दे रही हैं, टेक्नोलॉजी दे रही हैं। आओ भाई, और इससे जो यहां से डबल पैसा आ रहा था भारत से, अब वो ट्रिपल हो गया, क्योंकि इसमें ब्याज का पैसा और जुड़ गया। क्योंकि जो धन आप पे आया उसका ब्याज नहीं दोगे, उसका आप ब्याज दोगे कि नहीं दोगे? जो उधार ले रहे हो, बैंक खोली तो उन्होंने यहां के जमींदारों को, पूंजीपतियों को अपना पैसा उधार दिया, बैंक खोल करके उनको मशीन दी, बोले कि इंडस्ट्री खोलो, अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्री खोलो, सारी चीजें करो। वो इसलिए क्योंकि जमींदारों ने, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने उस समय 1857 के विद्रोह में इनका साथ दिया। बोले थोड़ा थोड़ा इनका भी भला करते चलो, ये हमारे साथ जब तक बने रहेंगे तब तक हमें कोई परेशानी नहीं होगी, और इनको पुरानी टेक्नोलॉजी दो, पुरानी ही चीजें दो बस, और पैसे से पैसा कमाओ, ब्याज खाओ। तो निवेश किया गया यहां पर, एक तरीके से क्या है, ये निवेश है। और ये निवेश किसमें किया गया? निवेश किया गया रेल में, खनन में, चाय के बागान में, चाय के बागान, कॉफी के बागान, खनन, रेलवे, इन सब में निवेश किया गया, पैसा उधार दिया गया और हम लोगों ने लिया पैसा। और जब ये सारी चीजें हो गई तो यहां से क्या वापस जाएगा बताइए? सन 47 तक क्या जाएगा? जो यहां जा रहा है कच्चा माल, वो तो उनको चाहिए ही चाहिए, कच्चा माल, और धन दुगना हो गया। ये रहा, धन दुगना हो गया और ज्यादा निकलना शुरू हुआ, और इस तरीके से भारत क्या होता चला गया? गरीब 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 और गरीब होता चला गया। हमारा सारा धन यहां से चलता चला गया। तो ये है आपकी पॉलिसीज। अब इसको लिखने के लिए मुख्य भाग में क्या करोगे? 1757 के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 प्रकार की वाणिज्यिक नीतियां अपनाई थी, पूंजीवादी नीतियां, जिन्हें औपनिवेशिक नीतियां कहते हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद में भारत का निवेश भारत से ही निकालने पर बल दिया गया, जिसके तहत उन्होंने भारत के राज्यों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण करके भू राजस्व वसूलने की कोशिश की, और उस पैसे से उन्होंने माल खरीदने का प्रयास किया। 20 से 30 शब्द में आपका यहां से हो जाएगा। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण आपका इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की पूर्ति के लिए शुरू किया गया, और जिसके लिए भारत में मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को भारत में प्रवेश दिया गया, और भारत को क्या किया गया? कच्चे माल का स्रोत और उनके विनिर्मित माल का बाजार बनाने का प्रयास किया गया, और उसके लिए उन्होंने भारतीय राज्यों को विलय किया। यहां पर कृषि का वाणिज्यीकरण, परिवहन के साधन और अन्य गतिविधियों को संचालित किया, और यहां से वो कच्चा माल लेकर के जाने लगे। तो यह था आपका औद्योगिक पूंजीवाद में। तीसरे चरण में जाकर के 1857 के बाद शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन ने जमींदारों के सहयोग से 1857 के विद्रोह को रोक दिया था, इसलिए उनके सहयोग से उन्होंने आगे विलय की नीति को त्याग कर दिया, और पूरा शासन ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथ में ले लिया, कंपनी से छीन करके। और इसके बाद वित्तीय पूंजीवाद की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उन्होंने भारत में अपने पैसे को निवेश किया, उधार दिया, रेलवे में, चाय के बागान में निवेश किया, कॉफी के बागान में, ठीक है ना, खनन में यह निवेश किया, यहां बैंक खोले,
पुरानी टेक्नोलॉजी यहां पर, पुरानी मशीनें भारतीय उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को दी, उद्योग धंधों को सीमित स्तर पर बढ़ावा देने की कोशिश की और इस तरीके से सीमित स्तर पर औद्योगिक शहरी गतिविधियां इस पीरियड में शुरू हुई। लेकिन पूर्ववर्ती जो सारी परंपराएं हैं वो चलती रही थी, यानी कि भारत को लूटना, भारत का कच्चा माल ले जाना, अपना बना हुआ माल बेचना, एवरीथिंग वो चलता रहा। और इस तरीके से 1947 तक समय समय पर उनकी नीतियां अपने हितों के अनुसार बदलती रही थी। अब लिख सकते हैं कि नहीं, 150 शब्द भी बहुत ज्यादा है, कम शब्दों में भी लिख सकते हो आप लोग, लेकिन यह अच्छा आंसर तभी लिखा जाएगा जब इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझते होंगे। ठीक है ना, क्लियर? तो इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन ने अपने हितों के लिए भारत में अपनी आर्थिक नीतियों को समय समय पर बदला और भारत का शोषण किया, भारत को गरीब पिछड़ा देश बना दिया, जो कभी सोने की चिड़िया था। इस तरीके से आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्योंकि प्रभाव भी तो हमने दिखा दिया ना इसमें। तो यह है आपका आंसर, एक परफेक्ट आंसर। मैं कहता हूं कि जीएस में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से अगर 10 क्वेश्चन के बेहतरीन आंसर लिखकर चले आओ और बाकी 10 क्वेश्चन को एवरेज भी लिखे आओगे तो आपके दूसरों से बेहतर नंबर आएंगे। कोशिश तो करो। लेकिन आप सोचो कि हम ऐसे आधे अधूरे प्रयासों से सफलता हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। नंबर, एक नंबर की बहुत कीमत होती है। और 2007 में मेरा सिलेक्शन 1 नंबर से रुका था। आज तक कभी भी रात में सपना आ जाता है और डर के बैठ जाता हूं मैं, क्योंकि मुंह तक आया हुआ निवाला छिन गया था केवल 1 नंबर की वजह से। फाइनल सिलेक्शन में मेरिट गई थी 1194, मेरे मार्क्स थे 1193 विद इंटरव्यू। अब सोचना 1 नंबर से क्या हालत हुई होगी। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन पता नहीं चला था कि चलो फेल हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन मार्क्स आए थे उस दिन मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया था कुछ घंटों के लिए। क्या 1 नंबर से सिलेक्शन रुका, वो भी इतने अच्छे नंबर थे उसके बाद भी। और वो 1 नंबर वेटिंग लिस्ट भी क्लियर नहीं हो पाई थी उस साल। अब यही मेरा संकल्प है, इसी वजह से मैं आप सब लोगों को गाइड करता हूं, बताता हूं कि मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल में जुड़िए और अच्छे नंबर लेकर के आइए। ये मैं आप लोगों से ऐसे ही नहीं कहता। मैं 18 तारीख तक इस बैच में एडमिशन हो सकता है। दशहरा आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, तो इस दशहरे के मौके पर संकल्प लीजिए, विजयदशमी का संकल्प लीजिए, मेरे साथ जुड़िए और हिस्ट्री में आराम से 300 प्लस नंबर आराम से लाने की कोशिश कीजिए। ये मेरी पूरी कोशिश यही है कि 60% प्लस आप लोगों को नंबर में दिलवाऊं इसके थ्रू। तो प्रतिज्ञा प्लस लास्ट बैच इसको ज्वाइन करिए 14,999 रुपए में एम के लाइव कोड के साथ में। क्लास आपकी डेली 1 बजे होती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, हैप्पी दशहरा और अच्छे तरीके से आज दशहरा को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी बुराइयों को खत्म कीजिए, नए संकल्प लीजिए और कोशिश कीजिए कि अगले दशहरा तक आप कुछ अच्छा करें। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो मुझे
ये मेरी मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एवरीवन इसको, और ये टेलीग्राम का बार कोड है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।